बात करने को टाइम एक मिनट सर, एक मिनट सामने और कोई गुप्त बात हो कानून में बता देना। सभी माननीय और सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। हम सब का सौभाग्य है कि इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे राजस्थान के बेहद लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी का बीकर आगमन हुआ और हम सबके लिए बीच में वार्ता के लिए आप उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय भाई साहब से कि हम सबके बीच हम सबको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, बीकानेर के सभी पत्रकार मित्रों का भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रवास पर हूं। हनुमानगढ़, गंगानगर इन दोनों जिलों में ही काफ़ी सघन प्रवास किया और आज उसी क्रम में बीकानेर आया। उससे पहले जो हमारा उदयपुर संभाग है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों में था। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर था। विशेष रूप से इस पूरे मेरे प्रवास के जो 3 मुख्य मकसद हैं, पहला, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की विशेष रीति नीति के नाम से जानी जाती है और हम लोग जब जनसंघ में थे और 3% मत मिलते थे और 3 सीटें लोकसभा में मिलती थी, तब भी हमारी पहुंच उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी संगठन के कामकाज की एक विशेष रीति थी। कालांतर में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लंबा संघर्ष किया, पार्टी को किसी जमाने में कैडर की पार्टी कहा जाता था, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता था। धीरे धीरे पार्टी ने अपनी पहचान बढ़ाई, अपने आप को विस्तारित किया और पार्टी आज कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है, कैडर बेस्ड मास पार्टी है, यानी जन आधारित संगठन है। इस संगठन को राजनीतिक रूप से कभी जय मिली और कभी पराजय मिली, लेकिन संगठन के काम की निरंतरता कभी कम नहीं हुई।
राजनीतिक तौर पर 52,000 बूथ हैं प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो पहुंच थी वो 42,000 बूथों तक है, और इस लिहाज से मेरा मकसद है कि हम लोग सभी 52,000 बूथ तक पार्टी की पहुंच बढ़े, पहचान बढ़े। और इसलिए पार्टी के काम की दूरी है मंडल, जो आमतौर पर एक विधानसभा में 4 या 5 एवरेज मंडल होते हैं। राजस्थान में 1106 मंडल हैं। उन 1106 मंडलों में पार्टी नीचे तक ठीक तरीके से विस्तारित हो गई। और अभी जो अभियान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सक्रिय बूथ समिति, हर बूथ पर पार्टी की अपनी एक समिति हो, और इसको आगे अंजाम तक ले जाने के लिए 6 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होगा, तब तक हमारी कोशिश है कि हम पन्ने तक पहुंच जाएं, यानी मतदाता सूची के एक पेज तक। दूसरा, पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने। इस लिहाज से पार्टी के मोर्चे पहले केवल जिलों तक सीमित थे, और अब मंडल तक एक व्यवस्थित रचना मोर्चों की भी हो, क्योंकि सातों ही मोर्चे एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ पार्टी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बड़ा अभियान पार्टी का अभी चल रहा है, आजीवन सहयोग निधि, जिसके लिए विशेष तौर पर मैं बीकानेर आया हूँ। कार्यकर्ताओं के समय नियोजन से भी पूरी होती है, लेकिन उनके परिश्रम की पूंजी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमने इसको शुरू किया। 11 फरवरी को जनसंघ के संस्थापक महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर इसका समापन होगा। 100 रुपए से लेके पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक वो अपना अंशदान इसमें करेगा। और अभी पार्टी के जितने कार्यालय बन रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस से लेकर, रखरखाव से लेकर बाकी काम में ये पैसा पार्टी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के काम आएगा। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में जाता हूं, तो उन क्षेत्रों के पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से, पार्टी के मोर्चे के प्रमुख लोगों से, समाज के भी अनेक अनेक तबकों से अलग अलग तरीके से बातचीत होती है। लगभग इस दौरे के दौरान मैंने ये पाया कि 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का जो शासन है, उसके खिलाफ एक व्यापक असंतोष है, और उस असंतोष का कारण खुद कांग्रेस पार्टी है। मैं 2018 की पृष्ठभूमि में जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी। 90 के बाद में कांग्रेस की जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनको दोनों ही बार अशोक गहलोत जी को, एक बार को छोड़ के तीसरे टर्म में पूरा बहुमत कभी मिला नहीं, और उन्होंने जुगाड़ की सरकार बनाई। इससे पहली सरकार भी बीएसपी के और इंडिपेंडेंट्स के समर्थन से बनाई, और अभी भी 6 बीएसपी के सदस्यों को पार्टी में मर्ज करके, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और निर्दलियों से एक किस्म की बार्गेनिंग करके उनको अपने साथ एसोसिएट किया। सरकार बनाई, उनकी संख्या ज्यादा थी, खुशी की बात है, लेकिन जब सरकार बनी थी तो राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ, फिर सचिवालय में कमरों का भी झगड़ा हुआ, और कालांतर में वो झगड़ा इतना बढ़ा कि वो सड़क पर आ गया। 42 दिन सरकार बाड़े में बंद रही, जो किसी भी सरकार का राजस्थान में तो खास तौर पर ये बड़ा इतिहास है। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी पत्री का दौर जारी किया, जो आज तक जारी है। भरत सिंह जी तो इस बात के लिए मशहूर हैं, और हर बात पर सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। हेमाराम जी धरने पर बैठे। दीपेंद्र सिंह जी ने पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में
खान में मंथली की बात सबके सामने की। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए, एक वानगी है। कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारा ये अंदरूनी घर का झगड़ा है, लेकिन इस अंदरूनी और घर के झगड़े का असर राजस्थान के शासन पर पड़ा, और यही कारण है कि जो वायदा खुद कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी मुखर है, लेकिन इस सत्य से भी कौन इनकार करेगा कि पिछले कुछ अरसे से लगभग 1.5 साल से कोरोना का प्रोटोकॉल, और उसके बावजूद भी पार्टी के 100 से भी ज़्यादा जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर पैंडेमिक एक्ट के मुकदमे भी हमने झेले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी छठी का आगाज किया था 30 जनवरी की, जिसकी तारीख थी, लेकिन उसके बाद फिर से कोरोना की पाबंदी लगी। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने अपने स्तर पर सदन में भी और सदन के बाहर और पार्टी के मोर्चों ने भी जब जब इस चीज़ की डिमांड हुई है, जैसी जरूरत हुई है, और ऐसे दर्जनों मामले जब सरकार को, मुख्यमंत्री को यू टर्न करना पड़ा है। और अभी भी हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि जब अवसर मिलेगा, अभी 9 तारीख से सदन है और सदन के अलावा भी पार्टी ने इसकी एक विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी के मोर्चे भी और पार्टी भी पूरे तरीके से एक मुखी होकर सरकार के खिलाफ है। सर, रीट पर मैं आऊंगा, रीट बहुत चर्चित है, लेकिन गोविंद डोटासरा भी उतना ही चर्चित है। और गोविंद डोटासरा आपके निशाने पर आप बहुत रहते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा आपसे तो केवल मजदूरी करवा रही है। अच्छी बात है, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं और मजदूरी करना जानता हूं। बहुत ज़मीनी तौर पर पार्टी में बहुत साधारण कार्यकर्ता से अपना जीवन शुरू किया है। कांग्रेस में गुलामी की परंपरा है, बीजेपी में मजदूरी की है। उनके यहाँ चमचागिरी से काम चल जाता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जय जयकार करनी पड़ती है। हमारे यहाँ संगठन को खड़ा करने के लिए बहुत ज़मीनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे खुशी है कि मैं पार्टी का रजिस्टर्ड मजदूर हूँ। मेरा टाइटल अध्यक्ष का जरूर है, पर मैं कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्यकर्ता हूँ, और मैं इतनी मजदूरी करूँ, ईश्वर मुझे शक्ति दे, कार्यकर्ता मुझे संबल और सहयोग दें कि 2023 में कांग्रेस को यहाँ से, राजस्थान से मुक्त कर दे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। उसके लिए मुझे कोई मजदूर कहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं स्वागत करूंगा। एक और आरोप कांग्रेस लगा रही है, बुलाया और उनको डांट लगाई, बोली कि आप ये कर रहे हैं। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया की खबर है, किरोड़ीलाल जी पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। ये भी सत्य है कि उनके पास लोग अपने परिवाद और फरियाद लेके जाते हैं और वो तत्काल उस पर काम करते हैं। कांग्रेस तो केवल अपनी खींच मिटाने के लिए पार्टी को विभाजित करने की, विभाजित दिखाने की कोशिश करती है। उनके आरोपों में दम नहीं है। किरोड़ी जी भी वही बात कर रहे हैं जो पार्टी बात कर रही है, किरोड़ी जी वही बात कर रहे हैं जो वहाँ के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। और बाबा आना चाहिए, बाढ़ कूद के आए, भले ही सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो चारों तरफ से किसी भी तरीके का दबाव बनता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ यदि बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा होता है और इस पर कोई एक्शन होता है तो अच्छी बात है। सतीश जी, एक सवाल है, आइसोलेट कर रखा है वो बाबा जी। जब जाते हैं एसओजी के ऑफिस में 5 उनके साथ स्टूडेंट्स होते हैं, या जो पार्टी की अपनी मर्यादा है और व्यक्तिगत तौर मर्यादा है, लिमिटेशन, पार्टी का अपना डिसिप्लिन है। मैं भी काम करता हूं, अध्यक्ष हूं, तो मैं पार्टी के नेताओं से और अपनी टीम के बीच में बैठ के बात करता हूं। मैं अपने इंडिविजुअल में भी धरने पर बैठ सकता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि, उनके पास लोग आएंगे, एमएलएस के, एमपीज के पास आते हैं, तात्कालिक मुद्दे होते हैं, वो धरने पर भी बैठते हैं, अनशन पर भी बैठते हैं। इसलिए मैं उसको अनुचित नहीं मानता, लेकिन पार्टी की अपनी लिमिटेशन है। पार्टी आंदोलन करेगी, उसका पूरा रोड मैप तय करेगी, पार्टी अपने लोगों के बीच में तय करेगी। विधायक दल की बैठक है, विधायकों का धरना होगा, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष से बात हुई है, उसकी अप्रूवल के बाद ही हम आगे बढ़े। इस साथी पत्रकार पूछ रहे हैं, इसी में जोड़ रहा हूँ। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर उन्होंने कहा, पर ऐसा क्यों लगता है, मैं भी पिछले दिनों एक घटना हुई, इसमें किरोड़ीलाल मीणा जब वार्ता करने गए, पार्टी के बड़े नेता, वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, वो साथ नहीं आए। तो कुछ ना कुछ अंदर खाने में आप मीडिया को दोष देते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया की उपज है, कुछ होगा तो भी दिखाएंगे ना। नहीं, मैंने कहा ना कि पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका अपना वजूद है, उनके पास लोग आएंगे, वो प्रशासन से भी बात करेंगे। तो इसमें पार्टी की तरफ से कोई ऐतराज और कोई बिखराव नहीं है।
पार्टी अपने संगठित तरीके से आंदोलन करती है, उसमें सब लोग शरीक होते हैं। और पार्टी आज से थोड़ी 80 से है, आंदोलन भी पार्टी ने की, आगे भी करेगी, लेकिन हमारी तरफ से इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है जिससे पार्टी में कोई बिखराव। एक सवाल और है मेरा, आपने कहा कांग्रेस मुक्त राजस्थान, आपके बड़े नेता जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात और कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात के साथ साथ कांग्रेस युक्त भाजपा कैसे हो रही है? कांग्रेस से आने वाला नेता जो है उसको आप टिकट दे देते हैं, जो आदमी आपका मुख्य में। देखिए, इसको परिवारवाद और वंशवाद में फर्क है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेताओं ने समय समय पर स्पष्ट कर दिया है। आप यदि भाजपा की तुलना कांग्रेस से करेंगे और नेहरू गांधी खानदान से करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। इसको लालू यादव की पार्टी से करेंगे, मुलायम सिंह की पार्टी से करेंगे, क्योंकि वहाँ उनके परिवार का उनका अध्यक्ष भी वही बनेगा। नेहरू गांधी खानदान में आज आप दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कांग्रेस का कौन होगा। तो ये फितरत है, मानसिकता है, उसकी पार्टी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मुक्त की बात इसलिए की है कि 70 वर्षों में जिस पार्टी को राज करने का 50 वर्ष तक अवसर मिला और उस पार्टी को हिंदुस्तान के जनमानस ने पूरा अवसर दिया, आज वो पार्टी यदि विचार और व्यवहार से अप्रासंगिक हो गई तो उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से बदला नहीं। आज वो हम लोग पार्टी के कार्यालय बनाते हैं तो ऐतराज करते हैं, उनको 50 वर्ष थे, उन्होंने अपने घर बनाए लेकिन अपनी पार्टी का दफ्तर कभी नहीं बनाया। और इसलिए ये फर्क तो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा, क्योंकि इस देश में जातिवाद की, वोट बैंक की, भ्रष्टाचार की कोई जनक है तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस युक्त भाजपा भी कुछ कहेंगे? मैंने शुरू में कहा था कि पार्टी हमारी कभी कैडर की पार्टी थी, आज मसेज की पार्टी है। पार्टी में बहुत बीजेपी एक ऐसा अथाह समुद्र है जिसमें बहुत सारे विचारों के लोग आते हैं, उनका स्वागत भी किया है, और भी लोग आएंगे उनका भी स्वागत करेंगे। इसलिए मैं इसमें कतई परहेज नहीं मानता कि राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, एसोसिएट हुए हैं, और इसलिए पार्टी इतनी बड़ी और यहाँ तक पहुंची है। एक सवाल है मेरा इसी में, आपने कहा कि सुनार की दुकान पे जाएंगे तो वो भी कहेगा भाई साहब 21 कैरेट ही है, बाकी मिलावट है। और मैं कोई देवदूत नहीं हूँ जो आपके सामने स्वीकार कर लूँ कि सुचिता 100% है। राजनीतिक तौर पर बहुत सारे फैसले समय के हिसाब से करने पड़ते हैं। रीता बहुगुणा जोशी तो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पृष्ठभूमि पूरी बता चुका कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है। तो किसान इस वक्त देश की राजनीति के केंद्र में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू करके, क्योंकि आप बीकानेर संभाग के दौरे पर हैं। सिंचाई पानी का मुद्दा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। आप कहते हैं कि भाजपा लगातार आवाज दे रही है, लेकिन लगता इसके उलट है। आपके जो है लगता नहीं है कि इस पूरे मुद्दे को यहाँ के स्थानीय तौर पर उस तरह से उठा पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा था, उसका स्पष्टीकरण राजभवन दे चुका, उस पर मेरी टिप्पणी करनी उचित नहीं, लेकिन इतना ही है कि अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन वो भ्रमित करने के लिए मास्टरमाइंड हैं और किसी भी मुद्दे को बदलने के लिए किसी भी तरफ वो दिशा को मोड़ सकते हैं जिसमें हकीकत नहीं है। दूसरा, पानी के मुद्दे पर यदि आप पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे और हनुमानगढ़ और गंगानगर का, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े प्रभावी प्रदर्शन हुए। हमारे लोगों पर वहाँ मुकदमे दर्ज हुए, हमारे अपने लोगों पर हमले हुए, और दोनों ही जगह क्योंकि गोचर के मामले में तो स्पष्ट है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये इसका उल्लेख किया था। और ये बात सही है कि किसी भी सरकार को, क्योंकि चारागाह और गोचर ये ज़मीनें धीरे धीरे सीमित होती जा रही, तो सरकारों को इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी कोई न कोई अच्छे तरीके से टाइम बाउंड और एक डेडिकेटेड प्लान बनाने की ज़रूरत है। वो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक मुद्दे पर कर रहे हैं, इसलिए जितना लोगों को समर्थन करना चाहिए करना ही चाहिए, उसमें मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। पर मैंने पहले कह चुका कि पार्टी की अपनी मर्यादा है। नैतिक रूप से पार्टी जो मुद्दा उनका है वो ठीक हो सकता है, लेकिन पार्टी के फोरम पे पार्टी अपना विचार करेगी कि इस मुद्दे पर कितना आगे जाना है। क्या ये समझे कि पार्टी के पास का कोई प्रतिनिधि आया नहीं, या वो उन्होंने पार्टी से कोई बात नहीं की? मैं जानकारी, इन पार्टी के पास तो पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। हम ये 100 रुपए से कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता से भी लेंगे। सर, महंगाई को लेकर इसके लिए तो ये बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है, पूछूंगा केंद्रीय नेतृत्व से। सर, महंगाई को लेकर बार बार कांग्रेस जो है वो हमला करती रही है भाजपा पर भी। आप लोग भी कहते हैं साहब महंगाई नहीं होनी चाहिए। अब कल केंद्र का बजट आ रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या मानते हैं आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी इसमें? देखिए, दो पक्ष हैं। एक तो होती हैं पॉपुलिस्टिक चीज़ें, इस देश की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में उन सब बातों पर फोकस जरूर किया गया, लेकिन ये तो आप देखिए
कि 7 वर्षों में ही जन धन के खाते अभी क्यों खुलते हैं, जो 14 करोड़ थे 44 करोड़ हो गए। उज्ज्वला के कनेक्शन मोदी जी क्यों देते हैं, आवास 2 करोड़ से ज़्यादा मोदी जी क्यों बनाते हैं, आयुष्मान मोदी जी लागू क्यों करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि मोदी जी क्यों देते हैं। 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दुनिया में पहली बार किसी किसान के खाते में ऐसे जमा हुआ है। इसलिए अर्थव्यवस्था और बजट वो संतुलित तरीके से चलता है, उसमें आमदनी और खर्चा दोनों का एक संतुलित हिसाब होता है। लेकिन पिछली जितनी सरकारें रही उन्होंने केवल पॉपुलिस्टिक बातों पर जोर दिया और इस देश में एक आर्थिक अनुशासन बिगड़ा था। पर मैं अभी कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने कोरोना के कालखंड में जितनी व्यवस्था मजबूत तरीके से की, वरना आप अंदाज लगाइए उस वैक्सीन का पैसा कहाँ से आया होगा कि 156 करोड़ वैक्सीन लग गई और हिंदुस्तान के लोगों का 5 पैसा भी नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि काम करने के लिए बहुत है और मैं उम्मीद रखता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिस विजन से काम कर रहे हैं, ये बजट जो है सब तबकों के लिए अच्छा बजट होगा और कल जब आएगा तो ये सब आपके सामने ही आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा बजट अच्छा होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सर एक सवाल, सर एक सवाल, कुछ प्लानिंग है?